हेलो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पार्ट 9 आपको हम गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 9 पढ़ाने जा रहे हैं। गुणोत्तर श्रेणी के पार्ट 9 में सीधे सीधे क्वेश्चन देखिए आप। कल हमने आपको ये बताया था कि यदि आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कि हर टर्म का यदि आप रेसिप्रोकल निकालते हैं, यदि हम आपको एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दें ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, अगर हमने आपके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी तो इसका रेसिप्रोकल भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हर टर्म का आप रेसिप्रोकल फाइंड कीजिए। देखिए ए का रेसिप्रोकल बनवाइए, ए आर का 1/AR, ए आर स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1/AR स्क्वायर और 1/AR क्यूब, सो ऑन। यह है रेसिप्रोकल। यदि आपको जीपी के n टर्म्स दिए हो, अगर आप उनका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो ये तो जीपी है, ये भी जीपी होगी। आपको बताया गया था कि यदि आप जीपी के हर टर्म का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं तो जो रेसिप्रोकल है ना, ये भी जीपी होती है। देखिए आप देखिए, फर्स्ट टर्म ए क्या है, 1/A। कॉमन रेशियो आर कितना है, इसको इससे डिवाइड करिए 1/R, या इसको इससे डिवाइड करिए 1/R। देखिए अब आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपने कल पढ़ा था कि जीपी के यदि आपको कुछ टर्म दिए हैं और वो जीपी बना रहे हैं, गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं, आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, अगर उनका जीपी के हर टर्म का आप रेसिप्रोकल निकालेंगे तो जो रेसिप्रोकल से सीरीज बनेगी वो भी जीपी ही होगी। ये हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब हम आपको जैसे एक और चीज़ बताएं आपको कि यदि मान लीजिए जीपी है, एक जीपी ये मान लो ए आर ऐसा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मान लीजिए ये भी जीपी है। देखिए एक जीपी ये है और एक जीपी ये है। यदि आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्थ टर्म को फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, और आपको जो सीक्वेंस प्राप्त होगी, आप फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करिए। देखिए तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉमा, सेकंड को सेकंड से ए आर, थर्ड को थर्ड से ए आर स्क्वायर, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो आपको जो सीक्वेंस मिलेगी ना, ये भी जीपी होती है। देखिए जीपी है, इसको आप इससे डिवाइड कीजिए। बताइए जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, जीपी का फर्स्ट टर्म ए डैश मान लिया, ए इंटू ए होगा, और कॉमन रेशियो आर डैश कितना होगा, इसको आप इससे डिवाइड करिए, R इंटू आर के इक्वल होगा। देखिए इसको आप इससे डिवाइड करिए या इसको इससे डिवाइड करिए तो कॉमन रेशियो R इंटू आर के इक्वल होगा। समझ में आए ना। यदि आपको हम एक जीपी दे दें और एक और जीपी दे दें, यदि टू सीक्वेंस हैं जो जीपी फॉर्म कर रही हैं, यदि हम इनके फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन से जो सीक्वेंस प्राप्त होगी आपको, वो भी जीपी होती है। आप जीपी का कल आपने पढ़ा था कि यदि हम इनका रेसिप्रोकल निकालें तो अभी ये जीपी होती है। जीपी के रेसिप्रोकल जीपी ही होती है। अब आपने एक नियम और पढ़ लिया। देखिए आपने देखा कि हमने इसको जीपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, बताइए। जो मल्टीप्लिकेशन से जीपी बनेगी उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, पहली जीपी का फर्स्ट टर्म इंटू
पहली जीपी का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड जीपी का फर्स्ट टर्म होगा। बताइए जो मल्टीप्लिकेशन से जीपी बनेगी, जो मल्टीप्लिकेशन से जीपी बनेगी उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? फर्स्ट जीपी का कॉमन रेशियो इनटू सेकंड जीपी का कॉमन रेशियो होगा। शायद समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म। करेस्पॉन्डिंग माने फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिए। उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस ये एंड ये। उसने ये कहा कि एक जीपी हम आपको ये दे रहे हैं, देखिए 2 4 8 6, ठीक है ना। उसने सीक्वेंस कहा, लेकिन आप कहेंगे ये सीक्वेंस हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये सीक्वेंस जीपी है, हमने ये भी देख लिया कि ये सीक्वेंस भी जीपी है। आप इनकी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करिए। बताइए आप जब इसका देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, उसने ये कहा है कि हम एक जीपी आपको ये दे रहे हैं। एक जीपी आप सबसे पहले तो ये लिखना कि ये फर्स्ट सीक्वेंस है जीपी है और जो सेकंड सीक्वेंस है जीपी है, और हम इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करें, प्रोडक्ट करें और फिर सम निकालें। करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट निकालने के बाद उनका सम, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम इनका सम निकालें तो उनका सम क्या होगा। तो अभी यार हमने देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को थर्ड से 64 आया, फोर्थ को फोर्थ से 32, फिफ्थ को फिफ्थ से 16 आ गया। देखिए आप जो देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आया है वो एक जीपी है। जो आपने, अगर आप यहां पर लिखेंगे कि हम जानते हैं वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 GPs, द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2 GPs आर इन जीपी। आपको ये आप लिखेंगे हम जानते हैं कि आप गुणोत्तर श्रेणी के जीपी के अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट आता है वो जीपी बनाता है, ये हम जानते हैं। और उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, हम आपको पहले बोल चुके हैं कि जो प्रोडक्ट का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जीपी का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड जीपी का फर्स्ट टर्म। आप शुरुआत कैसे करेंगे क्वेश्चन की, आप ये लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस दिस इज अ जीपी एंड दिस सीक्वेंस इज आल्सो जीपी। आपने ऑब्जर्व किया, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका फर्स्ट टर्म ये है। अब उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द, देखिए आपको क्या करना है, इनका सम फाइंड करना। देखिए आपको समझ गया ना आपको क्या करना है, आपको इनका सम फाइंड करना है। ऐसे आप 256 लिख दें, 256, इसको 128 लिख दें। देखिए आपको इनका सम फाइंड करना है। देखिए आज ये 5 टर्म्स हैं जीपी के, आप लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फर्स्ट सीक्वेंस इज जीपी एंड सेकंड आल्सो जीपी। आपने पहले ये लिख दिया, अब फिर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि ये जीपी है और एक जीपी है, 2 जीपी है, इनकी हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करें तो जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का यदि हम प्रोडक्ट करें तो जो हमें सीक्वेंस प्राप्त होती है वो भी जीपी होती है। जी हमें आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि
कि यदि जीपी के दो जीपी अगर दो गुणोत्तर श्रेणी हमें दी गई हों और उनके पहले टर्म्स का प्रोडक्ट करें, सेकंड टर्म का प्रोडक्ट करें, थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करें, फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट करें और उनका सम फाइंड करें, तो जो उनका सम आता है वो भी जीपी होता है। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे ना। सबसे पहले हमने लिखा कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जीपी है, फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जीपी है, फिर हम कहेंगे कि इनका प्रोडक्ट किया, करस्पॉन्डिंग सम का प्रोडक्ट किया, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आपने प्रोडक्ट किया। देखिए इसका इसमें, तो जो आपको सीक्वेंस आपको प्राप्त हुई है वो भी जीपी होती है, ये हम जानते हैं, ऐसा हम लिखेंगे। देखिए ये क्या किया हमने, पहले मल्टीप्लाई किया 256, दूसरे का इसमें 130, 128, 64, 32 और 16। अब आपको इन 5 टर्म्स का सम फाइंड करना है। देखिए A = 256 आ गया, कर लेंगे। R = 1/2 आ गया। आप चाहते तो आपने तो पढ़ा है ना कि जो आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट किया है, करस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट करने से आपको जो सीक्वेंस प्राप्त हुई है वो जीपी होती है। आपको पता है जीपी है। बताइए जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? जीपी का फर्स्ट टर्म पहली जीपी का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड जीपी का फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, बताइए आर डैश जो आपको प्रोडक्ट से आपको जो जीपी प्राप्त हुई है, इसका कॉमन रेशियो क्या है? फर्स्ट का कॉमन रेशियो इनटू सेकंड का कॉमन रेशियो। समझ में आया कि नहीं? और वैसे भी हमने जब प्रोडक्ट कर दिया तो हमें कौन सी बड़ी बात है? फर्स्ट टर्म ये है, काय का नियम ही हम लिखना बेफालतू में, है कि नहीं? अपन लोग तो लिखते हैं भैया जी हमने सम कर दिया और वी ऑब्जर्व दैट। आप क्या लिखेंगे कि ये जीपी है, फिर आप लिखेंगे हमने ऑब्जर्व किया ये जीपी है, फिर हमने प्रोडक्ट कर दिया ये आल्सो जीपी। द प्रोडक्ट किया जो हमने, यदि हमने करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट किया, दो जीपी हैं, आपको दो जीपी गिवन है, एक जीपी ये है, एक जीपी ये गिवन है, और इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का यदि हम प्रोडक्ट करें तो जो प्रोडक्ट से हमें सीक्वेंस प्राप्त होती है ये भी जीपी है। आप ऐसा लिखेंगे जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो ये है, सम आप n = 5 है, 5 टर्म्स का सम निकालिए। S5 = R इंटू A इंटू R की पावर 5 -1 अपॉन R -1। A है 256, R है 1/2, R है 1/2 की पावर 5 -1 अपॉन R -1। ये आपका देखिए 256 एज इट इज 1/32 -1 अपॉन -1/2। 256 ये है, और ये हो जाएगा -31 अपॉन 32 अपॉन 1/2। देखिए ये इससे 16 बार और 16 से 56 16 बार, और ये -1/2 था ना, -1/2 तो माइनस से माइनस कट गया। अब 16 इंटू 31 आप इनका सम आ जाएगा। देखिए 5 टर्म का सम आपका ये आ जाएगा। कर लेंगे ना? उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे देखें। देखिए एक और क्वेश्चन, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315। आपको दिया है गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 315 whose first term and the common ratio are 5 and 2 respectively. Find the last term. लास्ट टर्म बताइए एंड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, आपको हिंदी में पढ़ दें कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द सम ऑफ किसी गुणोत्तर श्रेणी के
कुछ पदों का योग 315 है, ठीक है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो 2 है। फाइंड द लास्ट टर्म, ठीक है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। समझ में आ गया ना? कुछ पदों का योग 315 है, फर्स्ट टर्म दिया आपको, कॉमन रेशियो दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हम मान लेंगे लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स, लेट देयर बी n टर्म्स ऑफ इन जीपी। बताइए, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म ए कितना दिया 5, कॉमन रेशियो आर कितना दिया 2, और जब आपने द सम ऑफ सम टर्म्स, बताइए आपने क्या दिया कि उसने कहा था कुछ पदों का योग 315 है। हमने मान लिया कि लेट देयर बी n टर्म्स, कि सम टर्म कितने मान लिए हमने, n टर्म मान लिए। बताइए तो n टर्म्स का सम हो जाएगा 315। उसने ये कहा, आप समझिए, द सम ऑफ सम टर्म्स, कुछ पदों का योग 315 है। हमने मान लिया कि मानव पदों की संख्या n है। लेट देयर बी n टर्म्स, जब हमने पदों की संख्या n मान ली तो कुछ पदों का योग क्या कहलाएगा, कुछ पदों का योग क्या कहलाएगा, n टर्म्स का सम कहलाएगा कि नहीं? वही हमने कर दिया, हमने मान लिया लेट देयर बी n टर्म्स इन जीपी। हमने मान लिया जीपी में n टर्म्स हैं, तो बताइए सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या कहलाएगा, SN कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आपको उसने, हमने मान लिया कि माना पदों की संख्या n है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो बताइए सम ऑफ n टर्म्स नहीं कहलाएगा क्या? सम ऑफ n टर्म्स इज 315। आपको SN दे दिया, A दे दिया, R दे दिया, लगा दीजिए SN इक्वल टू A R टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, 315, A है 5, R है 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो देखिए इससे आप काटेंगे 6 बार 3 बार, अब ये आ गया 1, तो 63 इक्वल टू 2 टू पावर n माइनस 1, ये 64 हो जाएगा। 2 टू द पावर n इक्वल टू 64, 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 6, n इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखिए, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ इज, किसी गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 है, उसका फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन रेशियो 2 है। उसने बताया फाइंड द लास्ट टर्म। हमने मान लिया था कि लेट देयर बी n टर्म्स इन जीपी, हमने मान लिया कि जीपी में n टर्म्स हैं, तो बताइए सम ऑफ सम टर्म्स क्या कहलाएंगे, n टर्म्स कहलाएंगे कि नहीं? तो n टर्म्स का सम 315 हो गया। A और R दिया, n टर्म्स का सम दिया, आप वैल्यू n की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा था फाइंड द लास्ट टर्म, आपने नंबर ऑफ टर्म्स कितने माने थे, n, लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म लास्ट टर्म होगा कि नहीं? मतलब अब यहाँ पे लिखेंगे सो लास्ट टर्म, सो लास्ट टर्म इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म। जब आपने नंबर ऑफ टर्म n माने थे, n इक्वल टू 6 आया, आपका आया कि नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, यानी जीपी में टोटल 6 टर्म हैं, तो लास्ट टर्म क्या कहलाएगा, 6 टर्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? लास्ट टर्म इक्वल टू 6 टर्म होगा। 6 टर्म का फॉर्मूला होगा a इंटू आर की पावर 5। लास्ट टर्म क्या होगा, जब नंबर ऑफ टर्म 6 आए हैं तो लास्ट टर्म a6 होगा, ठीक है। a6 का फॉर्मूला ये है, a है आपका 5, r है 2 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 5 32, इनका आप मल्टीप्लाई कर देंगे 160 आएगा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपका 160 है, यानी 6 टर्म आपका 160 है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। देखिए, एक और जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, एनसीईआरटी की बुक के आप सभी क्वेश्चन आपको हम लगवा रहे हैं,
और इसके अलावा हम आपको कुछ और क्वेश्चन और भी लगवा रहे हैं, ठीक है। इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ वाई। f एक फंक्शन है, उसकी डेफिनेशन उसने क्या दी कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ वाई। इसका मतलब ये कहलाया f2 प्लस 3 इक्वल टू f2 इंटू f3। एक फंक्शन है f, जन उसने अपने मन से उसको डिफाइन कर दिया। इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ वाई। एक डेफिनेशन उसने दी है, जैसे मान लो आपको f2 प्लस 3 दिया, तो f2 प्लस 3 इक्वल टू होगा f2 इंटू f3। ऐसा उसने एक फंक्शन आपको डेफिनेशन दे दी। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू n, x, y जो कि n को बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर को। x और y क्या है? नेचुरल नंबर हैं। सच दैट f1 इक्वल टू 3, देखिए उसको उसने आपको f1 की वैल्यू भी दे दी एंड इतने इक्वल टू 120 भी दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फर्जी क्वेश्चन है ये, है आपका क्वेश्चन। इतने इक्वल टू आपको इतने आप यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। आपको उसने ये दिया है, हिंदी में समझ लीजिए कि f एक फलन है जो कि इस प्रकार से डिफाइन है कि fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू एफ वाई। जैसे आपको f2 प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करना है तो उसे आप f2 इंटू f3 लिख सकते। इसका अर्थ ये है f2 प्लस 3 इक्वल टू f2 प्लस f3, f3 प्लस 5, f3 प्लस 5 इक्वल टू f3 इंटू f3। ऐसा आपको दिया है और उसने आपको f1 इक्वल टू 3 दे दिया। ये है आपका मेन क्वेश्चन, आपका ये दिया है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए आपको हमने समेशन का अर्थ बताया था, x इक्वल टू 1 रखिए, प्लस लगाइए, x इक्वल टू 2, तो आप तो यहीं से स्टार्ट कीजिए गिवन, या वी हैव ऐसा लिख सकते, समेशन ऑफ x इक्वल टू 1 टू n fx इक्वल टू 120 आपको गिवन है। 1 रखिए, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट डॉट n तक fn इक्वल टू 120, ये आपको गिवन है। ये समेशन ऑफ fx x इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 120, ये आपको गिवन है। और f1 इक्वल टू 3 गिवन है, और वो कह रहा कि fx प्लस वाई को हम fx इंटू एफ वाई भी लिख सकते, और x और y उसने कहा x और y लेकिन नेचुरल नंबर है। आप f1/2 प्लस f1/2 प्लस 1/3 की वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे x और y नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं ना, x और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ होगी। समझ में आए ना? fx प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये तब के लिए है जब x और y दोनों नेचुरल नंबर हो। समझ में आए ना? आप इंटीजर यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए है, रियल नंबर के लिए नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, f1 देखिए, आपको f1 की वैल्यू तो आपको 3 दी थी, f1 को आप ऐसे लिखे रहने दीजिए। ऐसा करो, इसको इक्वेशन बन डाल के आप रोक दीजिए। चलो, आपके पास f1 की वैल्यू तो है, अब आप f2 की वैल्यू निकालने चल रहे हैं। देखिए कैसे, f2 की वैल्यू देखो आपको ये दिया था, हम f2 को लिख देंगे f1 प्लस 1। देखिए ये x है, ये y है, देखिए दोनों नेचुरल हैं। उसने कहा था x और y कैसे होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। इसको हम f2 को हम 3/2 प्लस 1/2 नहीं लिख रहे हैं, हम 3/2 प्लस 1/2 क्यों नहीं लिख रहे? 3/2 प्लस 1/2 का सम भी तो होता है 2, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसने कहा x और y दोनों नेचुरल हों। जब x और y दोनों नेचुरल हों तब fx प्लस वाई
एफ एक्स इंटू एफ वाई के इक्वल होता है, तो आप F1 इंटू F1 आप इसको लिख सकते हैं। एफ एक्स 1 है, वाई 1 है, बताइए तो F1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, F1 इंटू F1। आप देखिए F1 की वैल्यू आपके पास 3 थी और F1 की वैल्यू आपका 3 है, 3 इंटू 3 इस प्रकार यहाँ पे लिखे दे रहे 3 इंटू 3 ये आ गया आपका 9। देखिए F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू आपकी 9 आ गई। अब आप देखिए, अब आपको निकालना है F3 की वैल्यू। आप F3 को लिख देंगे 1 प्लस 2 और इसमें ये है x, ये है y। देखिए दोनों नेचुरल है कि नहीं है, तो इसको लिख देंगे आप F1 इंटू F2। एक काल्पनिक सवाल है, उसने एक फंक्शन, उसने कहा एक फंक्शन ऐसा है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, जबकि x एंड y बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब देखिए बताइए F1 की वैल्यू कितनी थी, F1 की वैल्यू 3 थी, F2 की वैल्यू कितनी, अभी हल निकाली F2 की वैल्यू 9, तो देखिए 27 आ गया। आया समझ में। अब आप F4 निकाल लेंगे, F4 को लिख देंगे आप F2 प्लस 2, ऐसे लिख देंगे F2 ये है x, ये है y, तो F2 इंटू F2 की वैल्यू है 9 इंटू 9 यानी 81 हो जाएगा। इस प्रकार आपका F4 आ जाएगा। इसी ये F1 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, F2 सेकंड टर्म, F3 थर्ड टर्म, F4 फोर्थ टर्म, Fn n टर्म्स है। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब यहां से हम आपको लिखे दे रहे नाउ y इक्वेशन 1। देखिए अब इक्वेशन 1 को देखिए आप, क्या है इक्वेशन 1, F1 की वैल्यू हमने आपको 3 रख दी, प्लस F2 की वैल्यू आपकी 9 आई थी, प्लस F3 27 आई थी, फिर प्लस 81 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स, ऐसे ऐसे कितने टर्म्स थे, n टर्म्स का सम इक्वल टू 120। देखिए हमने F1 की वैल्यू रख दी, F2 की, F3 की, F4 की। बताइए ये F1 फर्स्ट टर्म हो गया, देखिए F2 सेकंड टर्म हो गया, देखिए F3 थर्ड टर्म हो गया, F4 फोर्थ टर्म हो गया, तो Fn कितने टर्म होंगे, ये n टर्म होंगे। समझ में आया कि नहीं आया। ये Fn निकाल लिया आपने n टर्म्स इक्वल टू 120, यानी वो दे रहा, देखिए आपको ये GP है, देखिए 3 प्लस 9 प्लस 27 ये GP है, यानी वो दे रहा GP के n टर्म्स का सम इक्वल टू 120 है। GP के n टर्म्स का सम 120 है। देखिए A है 3, R है 9/3 3, आप लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट द सीक्वेंस इन लेफ्ट हैंड साइड, जो सीक्वेंस है वो एक GP है कि नहीं, आपने ऑब्जर्व कर लिया GP विथ फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन रेशियो 3। इसका मतलब ये GP के n टर्म्स का सम इक्वल टू 120 है, ये GP बन गई है। GP के n टर्म्स का सम, अब आप क्या करेंगे, GP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा A इंटू R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 इक्वल टू 120। देखिए इनका सम आप यहां पे लिखेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट दिस सीक्वेंस इज अ GP है, फर्स्ट टर्म में है, कॉमन रेशियो ये है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर दे देना, ठीक है। उतार लीजिए, फिर देख रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका और क्वेश्चन है फाइंड द नेचुरल नंबर। ये भी आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। ये भी देखिए आप, फाइंड द नेचुरल नंबर ए, आपको नेचुरल नंबर ए की वैल्यू फाइंड, ए नेचुरल नंबर है, फाइंड द नेचुरल नंबर ए फॉर विच समेशन ऑफ एफ एक्स एफ ए प्लस एक्स ए प्लस के टेंस टू 1 to n इक्वल टू इतना दिया, वेयर द फंक्शन एफ इज सेटिस्फाई। देखिए
आप फंक्शन की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, वही पिछले सवाल जैसी, एफ एक्स प्लस वाई को हम एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स एंड वाई, आपको F1 इक्वल टू ये आपको दिया है इतना। एक्स और वाई नेचुरल नंबर है, पिछले क्वेश्चन जैसा है। ध्यान रखिए, एक्स और वाई नेचुरल नंबर हो तो आप एफ एक्स प्लस वाई को एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसने ये कहा कि ए की वैल्यू फाइंड कीजिए यदि इतने इक्वल टू इतना आपको हम गिवन है। तो देखिए, आपने मान लिया वी हैव, आपको जो दिया है वी हैव समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस के इक्वल टू 16 इंटू 2 to the power n minus 1। अब आप क्या करेंगे, के इक्वल टू 1 रखेंगे तो आएगा आपका एफ ए प्लस 1, के इक्वल टू आपने 1 रखा, ए प्लस 1 प्लस समेशन लगाना समेशन, अब एफ ए प्लस 2 प्लस, इसका मतलब है के स्थान पर पहले आप 1 रखिए प्लस के स्थान पर आप 2 पुट कीजिए, एफ ए प्लस 2 एफ ए प्लस 3 प्लस सो ऑन एफ ए प्लस एन इक्वल टू 16 2 to the power n minus 1। ये आपको गिवन है। अब बताइए, उसने कहा एफ ए प्लस 1 को f1 की वैल्यू उसने आपको दी है, f1 की वैल्यू तो उसने आपको दी है। तो बताइए एफ ए प्लस 1 इक्वल टू क्या होता, एफ ए प्लस 1 इक्वल टू होगा एफ ए इंटू F1, और F1 को उसने दिया है। देखिए, इसको आप लिख देना एफ ए इंटू F1। समझ में आइए कहाँ से लिखा, ये है आपका ए। यदि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है तो एफ ए प्लस 1 इक्वल टू एफ ए इंटू F1 होगा प्लस एफ ए इंटू F2 होगा प्लस एफ ए इंटू F3 होगा। ठीक है, प्लस एफ ए इंटू FN होगा इक्वल टू 16 2 to the power n minus 1। बताइए, एफ ए प्लस 1 एफ ए इंटू F1, एफ ए प्लस 2 एफ ए, क्योंकि आपको दिया एफ ए प्लस 2 इक्वल टू एफ ए इंटू F2। समझ में आया, इस समीकरण का अर्थ समझ में आया। अब देखिए आप F1, अब आपको F1 F2 F3 की इसको इक्वेशन 1 मान के आप क्या करें कि इक्वेशन 1 मान के आप इसको यहीं छोड़ दें। पहले ऐसा करिए, फिर आप क्या करें F1 F2 F3 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, F1 F2 कैसे निकालेंगे, F1 आपको दिया है, F1 आपको 2 दिया है ना, तो F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F1 प्लस 1 यानी F1 इंटू F1, वैसे जैसे अभी आपने निकाला था ना F1 है 2 तो ये आ गया आपका। F3 की वैल्यू निकाल के आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार F1 प्लस 2 कर देना, F1 प्लस 2 F1 इंटू F2 हो जाएगा आपका। F1 है 2, F2 अभी हमने 4 निकाला है, ये आ जाएगा 8। इसी प्रकार सो ऑन 2 4 8 16 आएगा, F4 16 आएगा। अब समझ गया होगे आप। पहले आप इतना उतारिए, फिर इसके बाद हम आगे देख रहे हैं। देखिए उतार लिया होगा ये आपने। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में एफ एक कॉमन ले लीजिए। देखिए इक्वेशन 1 से ये थोड़ा सा हट के इक्वेशन 1 में आइए। देखिए आप एफ ए कॉमन ले लीजिए। वाई इक्वेशन 1
एफ ए कॉमन आ रहा, देखिए आप एफ ए कॉमन ले लिए, यहां से क्या बचा F1, F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2, यहां से क्या बचा F2, F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 प्लस 8 प्लस 16, ऐसे ऐसे आपके होंगे n टर्म्स, ठीक है, इक्वल टू 16 2 टू द पावर n माइनस 1। देखिए सवाल एफ ए इक्वल टू आया, एफ ए कॉमन ले लिया आपने, इक्वेशन 1 में आपने एफ ए कॉमन ले लिया, F1 F2 F3 की वैल्यू आपने रख दी, तो ऐसे ऐसे ये n टर्म्स आ गई। देखिए ये जीपी बन गई है, क्या बना आपका, देखिए यहां पे लिखे दे रहे थोड़ा सा एफ ए। अब बताइए जीपी के n, इनका सम कैसे निकालेंगे, जीपी के n टर्म्स का सम, ए कितना है 2, आर कितना है 2 टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। देखिए इसके इनके n टर्म्स का लगाया, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 16 2 टू द पावर n माइनस 1। देखिए एफ ए ये तो 1 हो गया, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 16 2 टू द पावर n माइनस 1, इनसे ये कैंसिल, 2 से 16 8 बार कैंसिल हो जाएंगे और एफ इक्वल टू 8 आया। ये है सवाल का मेन पड़ाव, यहां पे सवाल रुक जाएगा आपका, एफ इक्वल टू कितना 8 आया। देखिए आपको सॉल्व होने के बाद एफ इक्वल टू, उसने एफ ए की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछी है फाइंड द नेचुरल नंबर ए। आपको नेचुरल नंबर ए फाइंड करना है। यहां पे थोड़ी सी ट्रिक है सवाल में, देखिए एक बार फिर क्वेश्चन तो समझ गए होगे ना आप, ये आपको गिवन था, आपने इसका एक्सपेंस कर लिया, कहीं पे सवाल मिटने लायक नहीं है कि हम उसको मिटा के आपको थोड़ा समझा सकें। देखिए ये मिटा दें, ये आप पहले उतारिए, फिर हम उसमें से कुछ मिटाएंगे। देखो ये लाइन हमने आपको मिटा दी है, ठीक है, ये मिटा दी लो। अब जो होगा देखे, ये हमने लाइन मिटा दी। थोड़ा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए आपका क्वेश्चन आया है एफ इक्वल टू 8, लेकिन हमें तो एफ इक्वल टू 8 आया, हमें तो वैल्यू ए की फाइंड करना थी। उसने हमें एफ ए, अगर एफ ए पूछा होता तो आंसर आ चुका, उसने ए पूछा है हमें। देखिए हम कैसे ए की वैल्यू निकालते हैं, आपको ये गिवन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इसका मतलब ये कहलाया एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर होता एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड हो जाता। बताइए यदि एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा होता तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड इंटू एफ अल्फा हो जाता। समझ में आया कि नहीं भाई, यही है ट्रिक। फिर से समझिए, आप एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते। आप यदि आपको एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा होता, प्लस जेड लिखा होता, तो आप लिखते एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड। यदि यहां पे लिखा होता एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा लिखा होता तो एफ एक्स इंटू एफ वाई इंटू एफ जेड इंटू एफ अल्फा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखिए हमने क्या किया, हमें एफ ए की वैल्यू फाइंड करना है, देखिए हमने लिख दिया एफ एक्स, चूंकि एफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए की। आप ये बताइए, अगर मान लो हमें एफ ए लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख दें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ए टाइम्स। ये बताइए, अच्छा ये बताओ 1 प्लस 1 का अर्थ क्या होता है? 1 प्लस 1 यदि 2 टाइम्स हो तो इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, याद है ना? यदि आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स हो तो
तो आप 3 इंटू ए लिख सकते, 3 इंटू 1 लिख सकते ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स हो तो इसे आप लिख सकते 4 इंटू 1। यदि 1 प्लस 1 प्लस 1 ए टाइम्स हो तो बताइए इसे आप ए इंटू 1 लिख सकते कि नहीं? देखिए एफ ए लिखा कहीं लिखा है, पहले बताइए। एफ ए प्लस हमने देखिए ए को देखो ये ए लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है यहाँ पे आपका ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए एफ ए लिखना था 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ए टाइम्स। इसका मतलब क्या कहलाया? अगर 1 प्लस 1 2 टाइम्स होता तो 2 इंटू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम्स होता तो आप 3 इंटू 1 लिख देते। 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स है तो 4 इंटू 1 लिख देंगे आप। बताइए अगर ए टाइम्स है तो क्या लिखेंगे? ए इंटू 1 यानी एफ ए तो लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? बस तो इतना ही सा ट्रिक है, ये आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। बताइए फॉर्मूला ये बताइए, अभी यार हमने बोला ना एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस, अगर मान लो यहाँ ऐसा लिखा होता एफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसा लिखा होता जैसे एफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डी प्लस ई प्लस एफ, अगर मान लो ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब डेफिनेशन है, इसे लिख सकते हैं हम एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ बी इंटू एफ सी इंटू एफ डी, ऐसा लिख सकते थे। बताइए इसको क्या लिखेंगे? F1 इंटू F1 इंटू F1 इंटू F1 कितनी बार? ए टाइम्स। कितनी बार? ए बार, ए टाइम्स। समझ में आया? बताइए F1 इंटू F1, अगर F1 इंटू F1 होता तो आप कह देते कि F1 का होल स्क्वायर। यदि F1 इंटू F1 इंटू F1 3 बार होता तो कह देते होल क्यूब। बताइए F1 कितने बार है? ए बार है ना, तो इसे लिख देंगे आप F1 की पावर ए, लिखेंगे कि नहीं? आपको पता है F1 की वैल्यू कितनी दी है? 2 टू द पावर ए। देखिए एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ए की वैल्यू आ गई है 2 की पावर ए। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमें तो पता है, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा ट्रिक है, आपको 1000 क्वेश्चन बन जाना है इसमें। आपको एफ ए की वैल्यू निकालना थी ना, क्वेश्चन था एफ ए इक्वल टू 8, यहाँ पे अपना सवाल रुक गया था, आपको सवाल ये दिया गया, देखिए सवाल मिट चुका है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए एफ ए इक्वल टू 2 आ गया 2 की पावर ए, चलो रखिए 2 टू द पावर ए इक्वल टू 8, 2 टू द पावर ए इक्वल टू 2 की पावर 3, ए इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, बहुत ट्रिक का क्वेश्चन है। थोड़ा इसमें क्या करें, क्वेश्चन हमने जैसे चलाया था, चलते गए आपने देखा, हमने एफ ए कॉमन ले लिया था। ये देखिए जीपी के एन टर्म्स का सम निकाला था आपने, देखो ये आगे जो कट रहे थे काट दिए, और एफ ए इक्वल टू 8 वहाँ आ गया था। लेकिन हमें तो ए की वैल्यू फाइंड करना थी ना, और उसने कहा था ये नेचुरल नंबर है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एफ ए की वैल्यू ए के टर्म्स में निकाली हमने। कैसे निकाली है देखिए आप, एफ ए को लिख दिया हमने F1 प्लस 1 प्लस 1 ए टाइम्स, इसे हमने F1 इंटू F1 देखिए ए टाइम्स। F1 का F1 अगर F1 इंटू F1 कितनी बार है? अगर F1 इंटू F1 3 बार होता तो F1 की होल क्यू हो जाती। यहाँ F1 इंटू ए टाइम्स है तो F1 की होल पावर ए हो जाएगी। F1 को आप 2 लिख देंगे, 2 टू द पावर ए हो जाएगी, यानी एफ ए को आप 2 टू द पावर ए लिख सकते हैं। यहाँ से सवाल रुक गया था, अब आप स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इक्वेशन 2 आप लिखेंगे, इक्वेशन 2 से एफ ए को इतना 2 की पावर ए लिख देना। समझ में आए ना? इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से उतारिए, अच्छी तरह से आप इसको घर पे से करके लाएंगे। समझ में आया कि नहीं? आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 9 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके लगातार 3 क्वेश्चन जो हमने करवाए हैं वो आप एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ठीक है,
एनसीईआरटी वाली बुक को आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, एनसीईआरटी वाली बुक से ही पढ़िए, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगवाना होंगे वो हम आपको लगवाएंगे। इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 9 यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।